आप सभी का मैं स्वागत करता हूं दोस्तों। आज की क्लास बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। अब मुझे ये नहीं पता कि इस क्लास से प्रश्न पूछे जाते हैं या नहीं पूछे जाते। केवल अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए आप इस क्लास को देख सकते हो। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी ऑगस्ट काम्टे साहब को माना जाता है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि मदर ऑफ सोशियोलॉजी कौन है? तो आज की क्लास में हम समाज शास्त्र की जननी हैरियट मार्टिनो के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो हैरियट मार्टिनो के बारे में पहली बार पढ़ रहे हैं? कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना है। और ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो ऑलरेडी इनके बारे में यह जानते हैं कि हैरियट मार्टिनो मदर ऑफ सोशियोलॉजी है। देखिए, ज्ञान की वृद्धि के लिए जब समाज शास्त्र की डिबेट चलती है, बड़े बड़े भयंकर विद्वान आकर बैठते हैं। अब मान लीजिए अचानक किसी ने पूछ लिया कि हु वाज मदर ऑफ सोशियोलॉजी, तो साथियों वहाँ पर हम निरुत्तर हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए ये शर्म की बात है। इसीलिए नॉलेज कहीं से भी मिले, नॉलेज किसी भी प्रकार की मिले, वो हमें ग्रहण कर लेनी है। यकीन मानना, क्लास बनाने के लिए मुझे बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी है, बहुत सारे ऑनलाइन रिसर्च पेपर पढ़ने पड़े हैं, बहुत सारी मैगजीन पढ़नी पड़ी हैं, बहुत सारे आर्टिकल पढ़ने पड़े हैं, जिसके बाद में मैंने हिंदी लैंग्वेज में हैरियट मार्टिनो के बारे में कंटेंट तैयार किया है। अब देखो साहब, सबसे पहले आप इसकी फोटो देख लो। ये मैडम हैरियट मार्टिनो है और इन्हें मदर ऑफ सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र की माता के नाम से जाना जाता है। साथियों, क्वेश्चन यहाँ पर बनकर तैयार ये होता है कि अगर हम विश्व के लेवल की चर्चा करते हैं कि संसार में समाज शास्त्र की जननी कौन है, तो साथियों संसार यानी वर्ल्ड वाइड तो जो समाज शास्त्र की जननी हैरियट मार्टिनो हो जाएगी। अगर मैं अपने इंडिया के पर्सपेक्ट में बात करता हूं कि भारत में समाज शास्त्र की जननी कौन है, तो साथियों भारत के संदर्भ में समाज शास्त्र की जननी मैडम इरावती कर्वे मानी जाती है। तो ये भी एक प्रश्न बनकर तैयार हो जाता है। जैसे मैं इंडिया के पर्सपेक्ट में चर्चा करता हूं कि भारत में समाज शास्त्र का पिता कौन है, तो मिस्टर जीएस घुरिये को भारत में समाज शास्त्र का पिता माना जाता है। हालांकि पैट्रिक गिडिंस एक ऐसे व्यक्ति थे जो 1919 में सबसे पहले बम्बई विश्वविद्यालय में समाज शास्त्र विभाग बना था, उसके एचओडी बनाए गए थे। लेकिन पैट्रिक गिडिंस भारत के मूल निवासी नहीं थे, वो विदेशी थे। हम केवल भारतीय के रेफरेंस में बात करते हैं, तो सबसे पहले अगर भारतीय कोई समाज शास्त्र का पिता था तो वो जीएस घुरिये था। सबसे पहले भारतीय समाज शास्त्र की अगर कोई जननी थी तो इरावती कर्वे थी। सबसे पहले अगर वर्ल्ड वाइड समाज शास्त्र की कोई जननी है तो वो हैरियट मार्टिनो है। और वर्ल्ड वाइड अगर समाज शास्त्र का कोई पिता है तो साथियों वो कौन हो जाता है? आपके ऑगस्ट काम्टे साहब हो जाता है। यहाँ तक आपके प्रश्न बनकर तैयार हो जाते हैं। अब ध्यान रखना, हैरियट मार्टिनो जो मैडम थी, इनका जन्म 1802 में इंग्लैंड में हुआ था और इन्हें पहली वुमेन सोशियोलॉजिस्ट के नाम से जाना जाता है। यानी हम यूं कह सकते हैं कि हैरियट मार्टिनो को समाज शास्त्र की जननी माना जाता है। क्लियर? अब इन्हें हम क्यों याद करते हैं? साथियों, आपको पता होगा कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी ऑगस्ट काम्टे साहब की एक किताब थी और उस किताब का नाम था कोर्स दी फिलोसफी पॉजिटिव। यह किताब मूल रूप से फ्रेंच भाषा में लिखी गई थी। तो सबसे पहले हैरियट मार्टिनो ही वो मैडम थी जिसने इस फ्रेंच भाषा का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया था। तो इनका अगर इनडायरेक्टली समाज शास्त्र के क्षेत्र में कोई योगदान माना जाता है तो यूं मान सकते हैं कि ऑगस्ट काम्टे साहब की जो फ्रेंच भाषा में रचनाएं थी उनका अंग्रेजी में रूपांतरण करने का काम किया था हैरियट मार्टिनो ने। फिर देखिए 1853 में वह ऑगस्ट काम्टे के काम का फ्रेंच से अंग्रेजी में अनुवाद करने वाली पहली महिला बन गई।
इस अनुवाद के माध्यम से अंग्रेजी बोलने वाले लोगों ने काम्टे के कार्य को सीखना शुरू कर दिया। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि काम्टे को समाजशास्त्र का प्रतिस्थापक जनक माना जाता है। देखिए, मैं यहाँ पर प्रतिस्थापक जनकों की बात करता हूँ तो सबसे पहले मिस्टर आगस्ट काम्टे साहब का नाम निकल कर आता है, जो फ्रांस के रहने वाले थे। जिसके बाद में मिस्टर दुर्खिम साहब का नाम निकल कर आता है, वो भी फ्रांस के रहने वाले थे। तीसरे नंबर पर प्रतिस्थापक जनक में स्पेंसर साहब का नाम निकल कर आता है, जो इंग्लैंड के रहने वाले थे। चौथे नंबर पर मिस्टर बेवर का नाम निकल कर आता है, वो जर्मनी के थे। और पांचवें नंबर पर कार्ल मार्क्स का नाम निकल कर आता है, वो भी कहाँ के थे? जर्मनी के थे। तो यहाँ पर जो आगस्ट काम्टे साहब की ज्यादातर रचनाएं हुआ करती थी वो फ्रेंच भाषा अर्थात फ्रांस की लैंग्वेज में थी। अब देखिए, फ्रेंच लैंग्वेज को समझना थोड़ा सा कठिन होता है। जैसे मैंने अभी यूट्यूब पे क्लास डाली थी, द सुसाइड। अब हमारे अंग्रेजी में तो द बोला जाता है और फ्रेंच में उसे ली सुसाइड बोला जाता है ना। तो बहुत कुछ ऐसा अंतर है, तो समझना मुश्किल होता है। इसीलिए मैडम हैरियट मार्टिनो ने क्या किया, आगस्ट काम्टे साहब की जितनी भी फ्रेंच भाषा में रचनाएं थी उनका अंग्रेजी में अनुवाद करना प्रारंभ कर दिया। उसे फायदा ये हो गया कि ऐसे लोग जो अंग्रेजी में रुचि रखते थे वो भी आगस्ट काम्टे साहब को पढ़ने लगे। जिसके बाद में इस अनुवाद से पहले हैरियट मार्टिनो ने सामाजिक प्रथाओं और उनका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है उस पर भी इन्होंने विस्तृत अध्ययन किया था। केवल ऐसा मत समझना कि हैरियट मार्टिनो जो मैडम थी केवल अनुवाद यानी ट्रांसलेटर ही थी। साथियों, ये ना केवल ट्रांसलेटर थी बल्कि जो नारीवादी विचारक है ना, नारियों के उत्थान के लिए इनका बेसिकली जो काम था वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए था। अमेरिका में जो गुलाम प्रथा थी उसको भी दूर करने का काम मैडम हैरियट मार्टिनो ने किया। एक बार मैं फिर रिमाइंडर कर देता हूं ताकि हम अगले पेज की तरफ प्रस्थान करेंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम फर्स्ट महिला समाजशास्त्री यानी समाजशास्त्र की जननी हैरियट मार्टिनो मैडम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इनका जन्म 1802 इंग्लैंड में हुआ था। पहली महिला समाजशास्त्री मानी जाती है और हम इन्हें समाजशास्त्र की जननी भी कह सकते हैं। दोस्तों, इन्होंने क्या किया था, आगस्ट काम्टे साहब की रचना, जैसे आगस्ट काम्टे साहब की एक किताब थी जिसका नाम था कोर्स डी फिलॉसफी पॉजिटिव, जो फ्रेंच भाषा में लिखी गई थी, उसका अंग्रेजी में अनुवाद करने का काम किया। और ध्यान रखना कि यह ऐसे विद्वानों के लिए सहूलियत का काम हो गया जो आगस्ट काम्टे साहब को पढ़ना तो चाहते थे लेकिन उन्हें फ्रेंच की नॉलेज नहीं थी, तो उनको अंग्रेजी में कन्वर्ट करने का काम किया था मैडम हैरियट मार्टिनो ने। सामाजिक प्रथाओं के बारे में इन्होंने खूब सारा लिखा है और उनका समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है इसका भी अध्ययन मैडम हैरियट मार्टिनो ने किया था। जिसके बाद में हम आगे प्रस्थान करते हैं। और साथियों देखिए, कार्ल मार्क्स, एंजिल और बेवर के कार्यों से पहले भी मार्टिनो ने सोशल क्लास यानी सामाजिक वर्ग, जिसके बाद में धर्म, महिलाओं के अधिकार, घरेलू संबंध और समाजशास्त्रीय विषयों की एक बड़ी श्रृंखला का क्या किया है, अध्ययन किया है। इन्होंने बताया कि इन तत्वों ने सामाजिक समस्या और व्यक्तियों को कैसे प्रभावित किया है। कुल मिलाकर यूं कह सकते हैं कि हैरियट मार्टिनो मैडम भी कहीं ना कहीं सोशलॉजी के फील्ड में एक्टिव थी। जैसे सोशल क्लास की बात करती है, सामाजिक वर्ग की, धर्म की बात करती है, महिलाओं के अधिकारों की, वुमेन्स राइट की बात करती है, डोमेस्टिक वायलेंस की बात करती है, इत्यादि का क्या किया था, मैडम ने अध्ययन किया था। फिर जिसके बाद आगस्ट काम्टे के कार्यों का अनुवाद करने वाली पहली महिला कोई थी तो वो थी हैरियट मार्टिनो। मार्टिनो का मानना था कि समाजशास्त्रियों को न केवल समाज के मुद्दों का अध्ययन करना चाहिए बल्कि उनके बारे में कुछ सुझाव भी प्रस्तुत करना चाहिए। साथियों, बेसिकली हम जो सोशलॉजी वाले हैं ना, तो ऐसा माना जाता है कि समाजशास्त्र है ना जो क्या है का अध्ययन करता है ना, क्या होना चाहिए वो हमें कोई मतलब नहीं है। समाजशास्त्री अध्ययन करता है तो उसका पर्सपेक्ट रहता है कि उसे आंखों से क्या दिखाई दे रहा है, वो सुझाव प्रस्तुत नहीं करता। लेकिन हैरियट मार्टिनो मैडम यूं थी कि क्या है का अध्ययन तो आप करो, लेकिन साथियों साथ साथ आप अपना सुझाव भी प्रस्तुत करो कि इसमें क्या सुझाव हो सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है अगर कभी प्रश्न पूछा गया तो। जिसके बाद में उन्होंने शोध की अवलोकन पद्धति को अप्लाई किया जो काम्टे के प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत के साथ मेल खाती है।
साथियों, जैसा कि आपको पता है कि ऑगस्ट कामटे साहब प्रत्यक्षवाद के बहुत ज्यादा समर्थक थे। प्रत्यक्षवाद का मतलब होता है जो पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक हो, यानी जिसमें पूरी तरीके से वैज्ञानिकता समाहित हो, जिसका निरीक्षण किया जा सके, जिसका परीक्षण किया जा सके, कुल मिलाकर जो वस्तुनिष्ठता पर आधारित होता है वही क्या कहलाता है, प्रत्यक्षवाद कहलाता है। और जो मैडम हैरियट मार्टिनो थी ना, वो भी प्रत्यक्षवाद की समर्थक थी। उन्होंने क्या किया कि ऑब्जर्वेशन मेथड्स को अप्लाई किया। साथियों, ऑब्जर्वेशन क्या होता है, जिसमें आंख का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई अनुसंधान करता, जब रिसर्च करता है ना, तो आंखों से अपनी चीज को देखता है, कानों से वह किसी चीज को सुनता है, ठीक है, या फिर वो किसी मूवमेंट में अपनी सहभागीदारी स्पष्ट करता है। ऑब्जर्वेशन भी दो तरीके का होता है। एक तो साथियों ऑब्जर्वेशन होता है सहभागी ऑब्जर्वेशन, और एक दूसरा ऑब्जर्वेशन होता है असहभागी ऑब्जर्वेशन। सहभागी में तो ऐसा होता है कि हम किसी ग्रुप का अध्ययन कर रहे हैं तो उसके साथ हम सहभागिता करेंगे, असहभागिता में हम दूर से ही उस ग्रुप का अध्ययन कर लेंगे। तो मैडम भी यही कहती थी कि आपका जो स्टडी है ना, वो अवलोकन मेथड्स के माध्यम से होना चाहिए। अगर आप अवलोकन के माध्यम से करते हो तो उसमें क्या होता है कि अनुसंधानकर्ता स्वयं प्रत्यक्षदर्शी होता है, यानी स्वयं वो घटना को देखता रहता है, मूल्यांकन करता रहता है। तो मैडम की ये बात निकल कर आती है कि इन्होंने अवलोकन पद्धति को लागू किया और यह कामटे के प्रत्यक्षवाद से बहुत ज्यादा प्रेरित थी। फिर देखिए, अंतत उनका मानना था कि समाज यह है कि व्यक्तिगत सुख के एकमात्र उद्देश्य के लिए मानवीय जुड़ाव होता है, सामाजिक संपर्क मौजूद होते हैं। उसने महसूस किया कि समाज का उद्देश्य व्यक्तियों की सामाजिक आवश्यकताओं को पूर्ति करना है। सत्यो, जैसे वो आपस में इंटरेक्शन की बात करती थी, है ना, पीपुल टू पीपुल इंटरेक्शन करते हैं, तो मैडम का ये मानना था कि लोग व्यक्तिगत सुख के लिए, यानी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही व्यक्ति क्या करता है, संबंध स्थापित करता है। ठीक है, एक बार रिमाइंडर कर दूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए, मैडम सामाजिक वर्ग पर भी अध्ययन किया, धर्म पर भी किया, महिलाओं के अधिकारों के बारे में भी मैडम बहुत ज्यादा अवेयर थी। ठीक है, जिसके बाद में ऑगस्ट कामटे के कार्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाली पहली महिला हैरियट मार्टिनो थी। मैडम कहती है कि हमें जो सोशल इश्यूज है ना, उनका ना केवल स्टडी करना चाहिए बल्कि अपना सजेशन भी देना चाहिए कि क्या हो सकता है। अब तक हम क्या करते हैं, क्या है का अध्ययन करते हैं। जिसके बाद में मैडम अवलोकन पद्धति को फॉलो किया और कामटे के प्रत्यक्षवाद से ये बहुत ज्यादा प्रेरित थी। जिसके बाद में आप देख सकते हो 27 जून 1876 में द नॉल में हैरियट मार्टिन मैडम का क्या हो गया, निधन हो गया। उसे हील कब्रिस्तान हाकले बर्मिंगम इंग्लैंड में उनकी मां के साथ दफना दिया गया। बहुत कम इनका जीवन काल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि ये बर्मिंगम कहाँ है, ये इंग्लैंड में ही है, और इनको इंग्लैंड में ही दफना दिया। यह भी माना जाता है कि कामटे ने अपने मूल काम की बजाय, ध्यान रखना एक इंटरेस्टेड पॉइंट ये निकल कर आता है कि लोग है ना, जो कामटे के मूल काम की बजाय मार्टिनो ने जो अनुवाद किया था ना, उनको पढ़ना प्रारंभ कर दिया। हालांकि मैडम मार्टिनो क्या करती थी, कामटे का अनुवाद करती थी, तो लोगों ने कामटे को तो छोड़ा और मार्टिनो को पढ़ना शुरू कर दिया। और यहां तक भी कहा जाता है कि जब जैसे मान लीजिए अंग्रेजी पढ़ने वाले मैडम मार्टिनो को समझते हैं, फ्रेंच वाले समझते नहीं है, तो वापस मार्टिनो के कामों को फ्रेंच भाषा में अनुवाद किया गया। एक अनुवादक होने के नाते मार्टिनो खुद विक्टोरियन युग की एक प्रमुख लेखक और पत्रकार थी। जो महारानी विक्टोरिया थी, उनके युग या उनके समानार्थी इन्हें माना जाता है। मार्टिनो के जीवन के बारे में जानने का सबसे प्रमुख स्रोत उनकी आत्मकथा है, जो 1855 में लिखी गई थी, और बाद में मारिया चैंपमैन की किताब मेमोरियल ऑफ हैरियट मार्टिनो के मरणोपरांत 1877 में प्रकाशित। साथियों, ये लिखी तो 1855 में गई थी, और जिसके बाद में मैडम मार्टिनो मर गई, तो मेमोरियल ऑफ हैरियट मार्टिनो के नाम से वो 1877 में पब्लिश हुई थी। जिसके बाद में आगे बढ़ते हैं, और ध्यान रखना, कामटे के काम के अनुवाद करने के अलावा समाजशास्त्र के क्षेत्र में उनका प्रमुख कार्यों की अगर मैं चर्चा करूं, तो देखिए मेथोडोलॉजी ऑफ ट्रीट 1838 में इन पर काम किया था। जिसके बाद में प्री सिविल वार अमेरिका, ये भी 1837 में इस पर भी काम किया मैडम ने।
उनका अध्ययन अमेरिकी गुलाम थे, अमेरिका में गुलाम व्यवस्था थी, उन पर भी उन्होंने अध्ययन किया। लोकतंत्र, समानता आदि पर उन्होंने प्रमुख रूप से फोकस किया है। उनके काम में एक नारीवादी के रूप में उनकी क्या भूमिका रही है। अमेरिका में महिला दासों के जीवन के साथ साथ साथियों उनके सुधार की दिशा में भी मैडम ने काम किया था। उन्हें प्रतीकात्मक अंत्यक्रियाओं के योगदान के लिए भी माना जाता है। साथियों प्रतीकात्मक अंत्यक्रिया, हर्बर्ट विलुमर और मीड ने प्रतीकात्मक अंत्य सिंबॉलिक यानी प्रतीकात्मक अंत्यक्रिया का जिक्र किया था। तो मैडम मार्टिनो है, वो भी यहाँ पर प्रतीकात्मक अंत्यक्रिया से जुड़ी हुई है। वो कहती है कि व्यक्ति प्रतीकों को देख के अंत्यक्रिया करते हैं। जैसे हम कहीं जा रहे हैं, प्रतीकात्मक अंत्यक्रिया क्या होती है मैं बताता हूँ। जैसे साथियों हम जा रहे हैं और हमें प्रतीक दिखाई देता है, जैसे रेड लाइट हो रखी है, ठीक है, रेड सिग्नल हो रखे हैं, तो हम रुक जाएंगे क्योंकि जो रेड सिग्नल का प्रतीक है वो कहता है कि हमें रुक जाना चाहिए। अगर मान लीजिए वही ग्रीन हो रहा है तो ग्रीन ये कहता है कि रास्ता खुला है, हमें चले जाना चाहिए। तो मैडम भी प्रतीकात्मक अंत्यक्रिया से जुड़ी मानी जाती है। ठीक है, एक बार मैं रिमाइंडर कर दूं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों आज हमने प्रथम महिला समाजशास्त्री या समाजशास्त्र की जननी हैरियट मार्टिनो के बारे में चर्चा की है। देखिए इनका जन्म 1802 इंग्लैंड में हुआ था। पहली महिला समाजशास्त्री है, समाजशास्त्र की जननी मानी जाती है। आगस्ट काम्टे साहब की रचनाओं का अनुवाद किया है। कोर्स डी फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव का भी इन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया था, जिसके बाद में काम्टे के काम का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाली ये पहली महिला थी। इन्होंने सामाजिक प्रथा और समाज पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है उसका भी विशेष जिक्र किया है। जिसके बाद में सामाजिक वर्ग, धर्म, महिलाओं के अधिकार, घरेलू संबंध इत्यादि पर भी इन्होंने क्या किया था, अध्ययन किया था। जिसके बाद में क्या है तक ही एक अध्ययनकर्ता को सीमित नहीं रहना चाहिए, क्या होना चाहिए, मतलब एक सुझाव भी प्रस्तुत करना चाहिए। मार्टिनो की अवलोकन पत्ति पर विशेष बल दिया और काम्टे के प्रत्यक्षवाद से ये बहुत ज्यादा प्रेरित थी। 27 जून 1876 द नॉल हॉकले बर्मिंघम में इनकी डेथ हो गई। और जिसके बाद में विक्टोरियन युग की एक प्रमुख लेखक और पत्रकार थी। इनकी आत्मकथा मेमोरियल ऑफ हैरियट मार्टिनो ये साथियों 1877 में पब्लिश हुई थी। तब तक ये मैडम मर गई थी, है ना, 1876 में मर गई थी और यह किताब है जो 1877 में पब्लिश हुई। फिर जिसके बाद में अगर इनके योगदान की चर्चा करते हैं तो मैथोडोलॉजी ऑफ ट्रीटीज 1838 में इन्होंने काम किया और प्री सिविल वार का अमेरिका 1837 में इन्होंने काम किया था और प्रतीकात्मक अंत्यक्रिया से भी इनका जुड़ाव है। उम्मीद करता हूं क्लास कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कमेंट्स जरूर करें। देखिए मैं फिर यूं कहूंगा कि ये चैनल में तड़क भड़क आपको भले ही ना मिले, लेकिन कंटेंट है ना प्योर मिलेगा, गागर में सागर भरने जैसा। मतलब कितने बुक्स पढ़नी पड़ी हैं, कितना क्या ताम झाम करना पड़ा है, तब जाके कंटेंट तैयार हुआ है। और आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर रखें। बाकी यूपी पीजीटी की आप तैयारी करना चाहते हैं सोशलॉजी से तो ये कॉलिंग नंबर है 86-915-710। यहाँ पर कॉल करके बात कर लेना, आप संपूर्ण डिटेल्स बता दी जाएगी। बाकी मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू।